मिशन घर वापसी ये अभियान, कैसे इस अभियान की शुरुआत आप लोगों ने की और क्या इसका रिस्पॉन्स रहा? घर वापसी अभियान है, इसको मेरे पिताजी ने इसकी शुरुआत की। 18,500 लगभग परिवारों की घर वापसी हम लोगों ने की है। कभी आपको कोई धमकी, चुनौती, कहीं पे डराया गया हो, धमकाया गया हो? कार्य जितना बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा रिस्क रहेगा, और जो डर गया वो ये काम कर नहीं पाएगा। सरगुजा और बस्तर छत्तीसगढ़ के दो बड़े संभाग, इन क्षेत्रों में ज्यादा धर्मांतरित लोग क्यों हैं? क्यों इन क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है? ये जनजाति बहुल क्षेत्र है और जनजाति के ये मेन टारगेट होते हैं, ये मिशनरी माफिया। लेकिन इसका नेक्सस शहर से चल रहा है, राजधानी से इसका रैकेट चल रहा है। छोटी मोटी धाराओं से कार्रवाई हुई, छोड़ दिया गया। इस नेक्सस पे कैसे हावी होंगे आप? देखिए, ये तो ये एक ही जगह नहीं है, हर जगह हो रहा है। जंगल में जाके वहां पे धर्मांतरित कराया जा रहा है। शासन प्रशासन की पहुंच वहां पे कम है, लेकिन इनकी पहुंच वहां पे है। जहां नक्सलवाद ज्यादा है वहीं पे ये धर्मांतरण की ताकतें काम करती है। अच्छा, आपको ताजुब नहीं होता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में स्थित है? क्या हो सकता है? ये सब कांग्रेस का देन। वहां पे बस्तर की खास करके बात आप कह रहे थे, वहां पे धर्मांतरण ज्यादा होता है। उसी तरह की चिंता आप लोगों की है क्या क्रिप्टो क्रिश्चियन को लेके? इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो दिखते हैं तो होते नहीं हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्रिप्टो क्रिश्चियन होगा तो कैसे राज्य बचेगा? वो आप बने हैं तो प्रॉपर पेपर होना चाहिए जिसमें स्थापित हो कि आप क्रिश्चियन हैं, तो फिर आप अपने आप को छद्म हिंदू नहीं बना सकते। नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में सबसे गंभीर विषयों में शामिल धर्मांतरण को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। विगत कुछ दिनों से आप डीप स्टेट की बातें सुन रहे होंगे कि डीप स्टेट को लेकर भी चिंतन मनन का दौर जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहां पे धर्मांतरण एक बड़ा खतरा बना हुआ है। गाहे बगाहे जिम्मेदार कहते हैं कि डेमोग्राफी बिगाड़ने और बदलने का षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र के पीछे कौन है? और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे मुख्यधारा के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं किसी वजह से, प्रलोभन से, भय से, कई तरह के मामले उसे धर्मांतरण कर लेते हैं, उनकी वापसी के लिए क्या पहल है? इसी वापसी की पहल को लेकर पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ने वाले जुदेव परिवार के बड़े ही नेता, बड़े ही लाडले हमारे साथ प्रबल प्रताप जुदेव जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। एकदम सीधा सवाल मेरा आपसे है कि मिशन घर वापसी ये अभियान, सबसे पहले कैसे इस अभियान की शुरुआत आप लोगों ने की और क्या इसका रिस्पॉन्स रहा? देखिए, शुद्धिकरण जो था वो तो बहुत पहले से, प्राचीन समय से चलते आ रहा है। लेकिन जो घर वापसी अभियान है, जिसको मेरे पिताजी ने जिसकी शुरुआत की, वो लगभग 30-35 वर्ष हो गए। उन्होंने शुरुआत पे ही घर वापसी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, क्योंकि वो एक जनजाति क्षेत्र में रहते थे। और जब उन्होंने देखा कि कैसे मिशनरी ताकतें वहाँ की भोली भाली जनजातियों को उनका धर्म परिवर्तन कर रही है और इससे नुकसान कितना हो रहा है, तब उन्होंने जो जनजाति वापस अपने सनातनी पूर्वजों से जुड़ना चाहते थे, उनके पैर पखार करके, उनको सम्मान दे करके, उनको उनके सांस्कृतिक विरासत से पुनः जोड़ने का कार्य उन्होंने किया। और न सिर्फ जशपुर क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आसपास के प्रदेशों में उनका जो घर वापसी का जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है वो चलते गया। और उन्होंने अपने समय में लाखों लोगों का घर वापसी किया है। और उस काम को मैं, उनका मंझला पुत्र प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक 18,500 लगभग परिवारों की घर वापसी हम लोगों ने की है। हाल में ही 29 तारीख को पिछले वर्ष सक्ती में हमने 650 धर्मांतरित लोगों की घर वापसी की है। कितनी बड़ी चुनौती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी ताकत से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस वर्ग का हो, अगर इस तरह की बातों को लेके भारत में, छत्तीसगढ़ में, जसपुर में, बस्तर में चल रहा हो, तो उनसे लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कितनी चुनौती देखते हैं आप इस पे? धर्मांतरण, मेरा मानना है कि अभी देश
की सबसे बड़ी चुनौती है। और ये जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, ये बहुत बड़ी ताकतें हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है भारत को तोड़ना। जैसे कहते हैं कि बंदूक से कुछ लोगों को आप मार सकते हैं और जहर दे के और भी कुछ ज्यादा लोगों को आप मार सकते हैं, लेकिन अगर पूरे समाज को नष्ट करना है, पूरे देश को खत्म करना है, तो उस देश की सांस्कृतिक विरासत को आपको नष्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे? जब आप उनकी सांस्कृतिक विरासत पर आक्रमण करेंगे। और वो कैसे होगा? जब उनको आप धर्मांतरित करेंगे। तो ये 7 समुंदर पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जिनके पास धन बल है, और ये लगातार हमारे देश को खोखला करने का षड्यंत्र कर रही हैं। मुगल काल में बंदूकों के नोक पर होता था, अब मिशनरी सेवा के नाम पे सौदा करके हमारे लोगों का धर्मांतरण कर रही हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा हमारे नवयुवकों को समझना पड़ेगा और आगे आके इसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। और घर वापसी अभियान सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है। जो भटके हुए हैं, जो बरगलाए गए हैं, जो आना चाहते हैं, उनको सम्मान दे करके उनको पुनः अपने सनातनी पूर्वजों से जोड़ने का कार्य जो हमारे पिताजी ने घर वापसी अभियान जो शुरू किया था, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूं कि सभी अपने जड़ों से जुड़े, और यही अखंड भारत निर्माण करने का एकमात्र रास्ता है। कभी आपको कोई धमकी, चुनौती, कहीं पे डराया गया हो, धमकाया गया हो? क्योंकि आप बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं। आप समझिए, आप उस ताकत से लड़ रहे हैं, आपके पिता से भी उस ताकत से लड़ते थे जिस ताकत का अंदाजा लगाना अभी संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां मिलती है, उनके परिवार वालों को धमकियां मिलती है, पर इन धमकियों से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। इसमें रिस्क तो रहेगा ही। कार्य जितना बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा रिस्क रहेगा, और जो डर गया वो ये काम कर नहीं पाएगा। हमारे पिताजी को भी बहुत सारे जिसको बोला जाए मिशनरी उनको टारगेट करते थे। हिट लिस्ट में भी उनका नाम था, मैं भी हूं हिट लिस्ट में। पर मैंने संकल्प लिया है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं सनातन की रक्षा और सेवा करता रहूंगा। और जब तक आखिरी धर्मांतरित हमारा भाई हमसे नहीं जुड़ता है, तब तक मैं अनवरत ये कार्य करता रहूंगा। सरगुजा और बस्तर छत्तीसगढ़ के 2 बड़े संभाग। बस्तर तो एक समय में केरल के क्षेत्रफल से बड़ा क्षेत्रफल वाला संभाग। सरगुजा, जसपुर, जहां से आप आते हैं, इन क्षेत्रों में ज्यादा धर्मांतरित लोग क्यों हैं? क्यों इन क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ धर्मांतरण इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये जनजाति बहुल क्षेत्र है, और जनजाति के ये मेन टारगेट होते हैं, ये मिशनरी माफिया। क्योंकि जनजाति हमारे देश की नींव है, शुरू से रहे हैं प्राचीन समय से, तो ये इनको टारगेट करते हैं। और ये बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, और इसलिए इनका धर्मांतरण करते हैं। और बस्तर क्षेत्र और जशपुर क्षेत्र जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए शुरू से ही जो धर्मांतरण माफिया इन क्षेत्रों को फोकस करता है। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, दर्शकों को आप जरा समझाइएगा कि एक वक्त में केरल में 66% तकरीबन कन्वर्टेड लोग हो गए थे, उनकी संख्या हो गई थी मिशनरियों को। अब वो घट के लगभग 22% रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा बढ़ रहा है, केरल जैसे राज्य में कम हो गया। क्यों ऐसा हुआ? लोग वहां जागरूक हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी जागरूकता की आवश्यकता है और घर वापसी की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी ताकत अभी भी साउथ में लगी हुई हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बदलने के लिए, क्योंकि विदेशी धार्मिक संगठन संख्या बल पर जहां पर सत्ता पर काबिज होते हैं, सत्ता पर कंट्रोल करते हैं, वो क्षेत्र डिस्टर्ब होता है, भारत से कटता गया। धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। महात्मा गांधी ने कहा इस बात को। जहां जहां हिंदू अल्पमत में आया है,
कमजोर हुआ है, वो क्षेत्र में अलगाववाद पनपा है, वो क्षेत्र भारत से अलग हुआ है। इतिहास साक्षी आप कश्मीर में देख लीजिए। कश्मीर ऋषि कश्यप की पावन धरा, जहाँ कश्मीरी पंडित रहा करते थे, उनका जो हुआ, उनका जिस प्रकार से उनका नरसंहार हुआ, वहां से पलायन किए गए। नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए, बंगाल में आप देख ही रहे हैं। तो गंभीर समस्या है, हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। अभी कुंभकर्णीय नींद जो सो रहे हैं, खास करके युवा, उनको काम करना पड़ेगा धरातल में। खरी सोशल मीडिया में पोस्टिंग, फेसबुक में, ट्विटर में पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता। आप अपने पड़ोसी में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक यात्रा निकालना चाहते थे, नागालैंड से लेके सोमनाथ तक। वो नागालैंड जाते हैं वो, लेकिन वहां की कैबिनेट एक प्रस्ताव पारित करती है कि इस व्यक्ति को एयरपोर्ट पे नहीं उतरने दिया जाना है। और जब उनका प्लेन लैंड करता है तो प्रशासन तख्ती लेके खड़े हो जाता है, गो बैक कहता है, वो वापस आ जाते हैं। कैसे बचेगा हमारा सेवन सिस्टर्स? कैसे जो राष्ट्रीय समस्या है, कैसे इसे समाधान होगा जब इतने बड़े संत को आप उतरने नहीं दे रहे अपनी धरती पे? बहुत गंभीर समस्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर मिशनरी संस्था हावी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि एक हिंदू संत वहां पर जाकर के एक सकारात्मक संदेश दे, काम करे। इसलिए ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियां काम कर रही हैं और इसीलिए ऐसा हुआ है। इसमें हम सब लोग को मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। सरकारों की क्या भूमिका है, खास करके राज्य सरकार की? क्योंकि गाहे बगाहे ये कहा जाता है कि अमुक पार्टी की सरकार आती है तो मिशनरी को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, अमुक पार्टी की सरकार आती है तो थोड़ा लगाम लगता है। क्या भूमिका है सरकारों की, क्यों ऐसा होता है? पदयात्रा निकालने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि भाई जन चेतना, लोगों को ये बताना कि धर्मांतरण कितना बड़ा खतरा है। जितना जल्दी हो सके हमारे राज्य और केंद्र की सरकारों को धर्मांतरण के विरुद्ध एक कठोर कानून लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में जो क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी है, जो छद्म हिंदू हैं, जो हिंदू बस नाम से हैं लेकिन काम करते हैं मिशनरियों का, और ये दीमक की तरह हमारे सनातन समाज को खोखला कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करना, इन पर कार्रवाई करना, और एक डीलिस्टिंग का जो मामला है, जो हमारे वनवासी हैं, जो हमारे जनजाति हैं, उनका ये हक छीन रहे हैं, जो छद्म हिंदू लोग हैं, जो दोहरा लाभ ले रहे हैं, इनका डीलिस्टिंग करना, ये दो मुख्य विषय हैं। तो इनके विरुद्ध दोनों सरकार को कठोर कानून लाने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बहुत नष्ट हो रहा है, बहुत बड़ा खतरा है। डेली मेरे पास कम से कम 50 फोन आते हैं पूरे क्षेत्र में, धर्मांतरण के, गौ तस्करी के, लव जिहाद के बहुत सारे मामले आते हैं। और जब तक हम लोग मिलकर के एक कठोर कानून नहीं लाएंगे तो एक एक दिन कीमती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में बहुत आया तो हो रहा है, लेकिन इसका नेक्सस शहर से चल रहा है, राजधानी से इसका रैकेट चल रहा है। अब एक खुलासा भी हुआ था कि किसी के यहाँ दबिश दी गई तो उसके पास एक रजिस्टर्ड मिला, उसमें उल्लेखित है कि बस्तर के किस चर्च को, किस गिरजाघर को, किस प्रार्थना सभा को कितना पैसा दिया जाता है। कार्रवाइयां नहीं हुई, केवल छोटी मोटी धाराओं से कार्रवाई हुई, छोड़ दिया गया। इस नेक्सस पे कैसे हावी होंगे आप? देखिए, ये तो ये एक ही जगह नहीं है, हर जगह हो रहा है। शहर से ही इनका संचालन किया जा रहा है और स्लीपर सेल्स की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। एक उद्योग के माध्यम से, एक उद्योग की तरह ये जो मिशनरी माफिया ये चलता है। इनके पेड वर्कर्स रहते हैं, ये चिन्हित करते हैं कौन सा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, कैसे उन पर दबाव डालकर उनको प्रलोभन देकर इनका धर्म परिवर्तन किया जाए। अभी मैं कल ही बैठा था एक सज्जन व्यक्ति के साथ जो कि पंजाब से आए थे। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि वहाँ धर्म परिवर्तन इस कदर बढ़ गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि ये मिशनरी वर्कर्स, पेड वर्कर्स घर जा करके उनको ये ऑफर कर रहे हैं कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप ईसाई बन जाइए, हम आपके एक बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे पढ़ाई के लिए। ये स्थिति हो गई है। तो एक प्लान्ड वे से ये लोग काम करते हैं। अच्छा, बड़ी आपको हैरानी नहीं होती होगी, आप तो लगातार इस काम को कर रहे हैं, कि विश्व में 195 देश
193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, केवल 2 देश वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन, ये 2 उसके सदस्य नहीं। और जिस वेटिकन सिटी से पूरा ये कंट्रोल होता है उसकी कुल जनसंख्या 764 लोग चला रहे इसको। ये ताजुब नहीं लगता है? जैसे आपने कहा डीप स्टेट, ये वही है। कुछ ही लोग और एक संगठन ये पूरे विश्व को चला रही है। और ये धर्मांतरण का मुख्य कारण ही है कि सत्ता पे कब्जा करना, पावर पे कंट्रोल करना, इसलिए वो धर्मांतरण कराते हैं। किसी देश के वैचारिक जो उनका जो सिस्टम है, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, उसको हटा करके अपना बिलीफ सिस्टम को वहां डालना, चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। और लोकतंत्र में संख्या का खेल होता है, अपनी संख्या बढ़ा करके कैसे उस देश पे कंट्रोल करना, और कंट्रोल मतलब पावर। और यही कारण है ये धर्मांतरण कराते हैं, क्योंकि इनको सत्ता पे हावी होना है, उनको पावर लेना है। और विदेशी संगठन, विदेशी धार्मिक संगठन जहां सत्ता पर हावी होते हैं, तो वो फिर वो जो हिस्सा है उस देश से अलग हो जाता है। जहां पर मिशनरी हावी होते हैं, धर्मांतरण होता है, वो राष्ट्रांतरण हो जाता है। आप भारत ही एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये टोटल धर्मांतरण का जो खेल है वो सत्ता हासिल करने के लिए है, और इसको कुछ ही लोग चला रहे हैं, आपने जैसे कहा। और इनका एक ही उद्देश्य है, पावर, सत्ता और डोमिनेशन। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है, नारायणपुर की घटना सबको याद होगी कि किस तरह से नारायणपुर में एक बड़ा बवाल हुआ कि तात्कालिक पुलिस अधीक्षक का सिर फोड़ दिया गया। लेकिन उस दिन से पहले जो हुआ उस पर किसी की नजर नहीं गई कि साहब एक परिवर्तित वर्ग के लोग आते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, मारपीट करते हैं। उसी नारायणपुर की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तकरीबन 9 गांव ऐसे हैं जहां पे 90% तक जो है मिशनरी का कब्जा है, धर्मांतरित लोग हो चुके हैं। उस जंगल में जाके वहां पे धर्मांतरित कराया जा रहा है, लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। शासन प्रशासन की पहुंच वहां पे कम है, लेकिन इनकी पहुंच वहां पे है। जी देखिए, जो नक्सलवाद और धर्मांतरण है वो हैंड टू हैंड काम करता है। जहां नक्सलवाद ज्यादा है वहीं पे ये धर्मांतरण की ताकतें काम करती है, क्योंकि उनको पता है जहां नक्सलवाद ज्यादा हावी है वहां पर कोई इंटरफेयर कर नहीं सकता डर के कारण। तो ये हैंड टू हैंड चलते हैं। और जहां पर धर्मांतरण ज्यादा होता है वहीं नक्सलवाद ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, और इसलिए वहां पे ऐसा हुआ है। वह क्षेत्र बहुत ज्यादा धर्मांतरित हो गया है, ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी था, वहां के जनजातीय ने इसको सीरियसली लिया भी। और मेरे ख्याल से 3-4 वर्ष हो गए, सुकमा के एक एसपी थे, उन्होंने वार्निंग भी दिया था, पत्र लिखा था कांग्रेस की सरकार को कि धर्मांतरण का खतरा बहुत ज्यादा है, इस पर एक्शन लिया जाए। तो उस पर मजाक उड़ाया गया था। लेकिन उस समय अगर इस पर सीरियसली काम किए होते तो बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बस्तर जला, बहुत नुकसान हुआ। अभी भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये मिशनरी इस समाज को तोड़ रहे हैं, जनजातीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, और वहां के लोग समझ रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन क्षेत्रों में भी घर वापसी हो, हमारे जनजातीय बंधुओं को जो भटके हैं उनको पुनः अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया जाए। अभी कांकेर में हमने कुछ महीने पहले बागेश्वर सरकार जी के कार्यक्रम में हमने लगभग 100 लोगों की घर वापसी की। और भी लोग आने वाले थे, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस के कारण नहीं आ पाए। लेकिन हमारा फ्यूचर में प्लानिंग है कि हम वहां बस्तर क्षेत्र में बड़े लेवल पे घर वापसी कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, आपको ताजुब नहीं होता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में स्थित है? क्या हो सकता है? देखिए, भारत 1000 साल से गुलाम था। ऐसे समय में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दिया। कांग्रेस अंग्रेजों की देन है। और कांग्रेस ने क्या किया कि दो जो मुख्य चीजें थी, शिक्षा और सेवा, वो ईसाई मिशनरी को उन्होंने सौंप दिया कि भाई ईसाई मिशनरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको दे दिया जाए। ईसाई मिशनरी ने क्या किया? सेवा के नाम पे सौदा,
भाई आप धर्म परिवर्तन करो, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे। इससे भारत कमजोर हुआ, बहुत धर्मांतरण हुए। और उसी का आप देख रहे हैं कुनकुरी में जो बड़ा चर्च है और भी बहुत जगह चर्च स्थापित हुआ है, ये सब कांग्रेस का देन है। कांग्रेस ने देश को खोखला किया है। धर्मांतरण का मुख्य कारण आज जो है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अटल जी जैसे विद्वान नेता देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मोदी जी पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं देश की। छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, पिछले 1 साल से बीजेपी की सरकार है। क्यों उस मूलभूत सुविधाओं को वहां तक नहीं पहुंचाने की कोशिश की जाती है जहां पे उन सुविधाओं के अभाव से लोग धर्मांतरित हो जाते हैं? देखिए, काम चल रहा है। मोदी जी ने जो इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली है सभी के लिए, जनजातीय हमारे भाई बहनों के लिए, वर्ग के सभी लोगों के लिए निकाली है। धीरे धीरे उसका हम लाभ देख रहे हैं। और हमारी सरकार रही है सत्ता में 15 साल। हमको कठोरता से काम करना था मिशनरियों के खिलाफ, उसमें हम चूके हैं। परंतु विष्णुदेव साय जी की सरकार है अभी, जितना जल्दी हो सके धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बने। मेरे पिताजी के साथ विष्णुदेव साय जी ने संघर्ष किया है और ये भली भांति जानते हैं। उनके क्षेत्र में ही एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च जो है, और वो इस पर काम करेंगे ऐसा मैं मानता हूं। जितना जल्दी कर सके उतना ही अच्छा है। जसपुर ही सबसे ज्यादा मिशनरियों की जनसंख्या वाला जिला है पूरे छत्तीसगढ़ में। लगभग 22% लोग वहां पे रहते हैं सरकारी रिकॉर्ड में। जशपुर मुख्य टारगेट शुरू से ही रहा है, क्योंकि उड़ीसा और झारखंड से इनकी कनेक्टिविटी है। जहां बहुत ज्यादा धर्मांतरण हुआ है वहां डेमोग्राफी बदल गई। अब चुनाव में देखें इस बार जिस प्रकार पहले की तुलना में वहां पे जो जनजाति समाज है उनका कैसे शोषण हुआ, उनका धर्मांतरण हुआ, बाहर के घुसपैठी उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां हिंदू कमजोर हुआ है। जशपुर टारगेट इसीलिए है क्योंकि वो एक गेटवे है, एक वहां पे जहां से बड़ा सेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र है और ये हमेशा ऐसा रहेगा। इसलिए जशपुर क्षेत्र को मजबूत करना है, बस्तर को भी मजबूत करना है, पूरे सरगुजा को मजबूत करना है। और यहां तक के जो धर्मांतरण का जो कुछ कुचक्र है समाज के दूसरे लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। साहू समाज धर्मांतरित हो जा रहा है, सतनामी समाज हो जा रहा है। चिंताजनक विषय है। लोग बोलते हैं कि सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। अगर हम सही टाइम पे काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पंजाब में देख लीजिए जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है। ये धर्मांतरण देश को तोड़ के रख देगा अगर हमने काम नहीं किया इसके लिए। मतलब एक बड़े संगठन की आवश्यकता आप महसूस करते हैं क्या? डेडिकेटेड, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पास तो पेड वर्कर है। आपको कार्यकर्ताओं की फौज बनानी है। होता अमूमन ये है, हम लोग लगातार देखते हैं कि कहीं पे कोई शिकायतें आई धर्मांतरण की, कुछ लोग जाते हैं, कुछ संगठन के लोग जाते हैं वहां पे, उनको जिस भी तरीके से उस दिन रोक के आ जाते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर वो वहां पे पहुंच जाते। उस समय रोकने के लिए कोई नहीं होता वहां। देखिए, इसके लिए तो मैं जैसे पहले कहा कि सभी हिंदुओं को एक साथ इस पर काम करना पड़ेगा। किसी एक संगठन ने इस काम को करने के लिए नहीं, मतलब एक संगठन ही ऐसा एक काम क्यों करे, या एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति ऐसा काम क्यों करें धर्मांतरण के विरुद्ध? ये तो पूरा हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या है, ये राष्ट्र सुरक्षा की समस्या है और इसके लिए पूरे देश में धर्मांतरण को लेकर एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने कहा कि लगभग 18,500 लोगों की घर वापसी आपके समय में हुई। आपने अभी कांकेर का जिक्र किया कि लगभग 100 लोगों की वापसी आपने कराई। क्या फॉलो अप सिस्टम है आपके पास? दोबारा आप कभी जाते हैं उनके पास? बिल्कुल है। हम जिन संगठनों के साथ काम करते हैं, गायत्री परिवार हो गया, धर्म जागरण समन्वय विभाग हो गया, आर्य समाज हो गया, ये ऐसे संगठन हैं जो लोग वापस आते हैं उनका देखरेख करते हैं, उनको संस्कारित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है कि जो विधर्मी हैं, जिनसे छुटकारा पाकर ये अपने जड़ों से जुड़े हैं, वो उनको धमकाते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं।
उनसे भी उनको बचाया जाता है और इससे बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से उनको बताया जाता है, उनको सेटल किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको करते हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक अच्छी बात कही कि जहां पे नक्सली डोमिनेंस है, वहां पे बस्तर की खास करके बात आप कह रहे थे, वहां पे धर्मांतरण ज्यादा होता है। नक्सलियों के साथ एक बड़ी ताकत है उनका शहरी नेटवर्क, अर्बन नक्सली जिसे कहा जाता है। उसी तरह की चिंता आप लोगों की है क्या क्रिप्टो क्रिश्चियन को लेकर? क्रिप्टो क्रिश्चियन, बिल्कुल। क्रिप्टो क्रिश्चियन जो हैं वो सामने में दिखते हिंदू हैं, लेकिन जो काम जो अंदर से करते हैं वो बहुत ही घिनौना काम है। धर्मांतरण करना और पूरे समाज को खोखला करना अंदर से, छद्म हिंदू जिसको बोलते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आप समझ गए मैं किनकी बात कर रहा हूं। पंजाब के भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और भी कई महानुभाव रहे हैं जो दिखते हैं होते नहीं हैं, स्लीपर सेल की तरह काम कर। लेकिन ये तो बड़ी चुनौती है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्रिप्टो क्रिश्चियन होगा तो कैसे राज्य बचेगा? वो बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए कानून बनाने की आवश्यकता है। जब कानून बने, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो तो खुद ही मुख्यमंत्री है, कानून कहां उस दायरे में आएगा? अगर धर्मांतरित हुए हैं तो उसका पेपर वर्क होना चाहिए। फिर आप फेक नहीं हो सकते। प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हो रहा है ना। आप क्रिश्चियन बन गए हैं, पर भाई उसको प्रूव कैसे करेंगे? आप बने हैं तो प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए जिसमें स्थापित हो कि आप क्रिश्चियन हैं। तो फिर आप अपने आप को छद्म हिंदू नहीं बना सकते। वही हो रहा है और यही चीज हमारे वनवासियों को उनका हक छीन रहा है, क्योंकि जनजाति लोग धर्मांतरित हो रहे हैं और वो एक्चुअल में जो जनजाति हैं वो उनका हक छीन रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास समस्या आती है भाई, कि उनको सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई और फर्जी उनका हक छीन रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जितनी जल्दी बनाने की आवश्यकता है। चलिए, बेहद शुभकामनाएं आपको। आप एक बड़े मिशन पे लगे हुए हैं, आप सफल हो ऐसी हमारी कामना है। समय देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।